तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ज़ीरो द मटेरियल इज सेड टू बी। यदि किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक शून्य है तो वह है रिजिड, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और प्लास्टिक। तो आपको बताना है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या ज़ीरो होता है तो मटेरियल प्लास्टिक होता है। चलिए ये इसको डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यंग मॉडल्स को समझने के लिए पहले हुक्स लॉ देखना पड़ेगा। हुक्स लॉ होता है क्या है, मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। यहाँ से देखिए आप स्ट्रेस के बारे में जानते होंगे, पी अपॉन ए होता है और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पे ये जब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ई एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो कांस्टेंट ई होता है वही यंग मॉडुलस होता है। तो यंग मॉडुलस ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई। तो सिग्मा हो गया आपका स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यंग मॉडुलस कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आगे एक फॉर्मूला निकल जाता है, जैसे ई इक्वल टू पी अपॉन ए स्ट्रेन होता है अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन होता है। तो यहाँ देखिए जब ये देखेंगे ई इक्वल टू पी अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा, अपोजिट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक चेंज इन लेंथ निकल आएगा फॉर्मूला। कोई भी एक रॉड है उस पर अगर कोई भी अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंज इन लेंथ होगा, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा डेल्टा एल इक्वल टू पी एल ओवर ई ए। ठीक है, पी फोर्स है, एल लेंथ है इसकी रॉड की, ई यंग मॉडुलस है, ए इसका एरिया है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा साउंड में, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इन ए बॉडी इज नॉन एज। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर भंडारित अधिकतम विकृति ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका आंसर बताइए। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेजिलेंस। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी सबसे पहले। तो स्ट्रेन एनर्जी होती है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। कोई भी स्प्रिंग है उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन के कारण कोई भी एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है तो उसको स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है उसमें अगर कोई लोड लगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, आप जानते हैं। तो रेजिलेंस देखिए, रेजिलेंस क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत अगर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है किसी मटेरियल की तो उसको रेजिलेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी मटेरियल है, मैंने इतना छोटा ब्लैक कलर से मटेरियल बनाया, उस पर कोई भी लोड लगाया मैंने, ठीक है, पी टेंसाइल लोड लगाया मैंने, तो वो खिंचेगी। तो मैंने ये रेड कलर से बताया कितना खिंच गई। तो इलास्टिक इलास्टिक क्या बॉडी क्या होती है, अगर कोई भी रबर है जिसको एक खींचेंगे तो एक लिमिट तक ही खींचेगा, उसके बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, तो उसको हम इलास्टिक बोलेंगे। लेकिन कोई भी एक लिमिट होती है उसकी, जहाँ तक वो खींचेगा उसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक समझ गए होंगे आप। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रेजिलेंस की, वो होता है स्प्रिंग। ये क्वेश्चन आया तो उसको लगा देना। अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, देखिए एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट होता है रेजिलेंस, और मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट होता है तो ये होता है प्रूफ रेजिलेंस। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने फिगर बनाया लोड बाई डिफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे ये शो कराता है एक रेजिलेंस को। ठीक है, तो यहाँ इसको आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज नॉन एज। ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण तथा शाफ्ट की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोलर मॉडुलस। अब पोलर मॉडुलस होता है क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखिए ये कोई शाफ्ट है, उसको एक्स एक्स डायरेक्शन और वाई वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, उसकी जो आधी दूरी है वो डी/2 हम मानेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका एक्स एक्स डायरेक्शन में पाई डी 4/64, और वाई वाई डायरेक्शन में भी होता है पाई डी 4/64। तो यहाँ पे एक शब्द आया था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, तो उसको जे से डिफाइन करते हैं, जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो हम निकाल चुके हैं आई एक्स एक्स कितना हो गया और बाई बाई कितना हो गया। तो यहाँ देखिए
यहाँ आपको देखना है जे इक्वल टू ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे से डिफाइन करते हैं। तो जे इक्वल टू पाई डी फोर अपन 64 प्लस पाई डी फोर अपन 64। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जे इक्वल टू पाई डी फोर अपन 32 निकल आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है, अब यहाँ पे एक शब्द आया था पोलर मॉडुलस, तो पोलर मॉडुलस होता है जे अपॉन आर। आर होता है डी बाई टू, किसी भी जैसे ये कोई शाफ्ट है उसका डी बाई टू है, तो ये हो गया आर इजकल टू डी बाई टू हो गया। तो जे अपॉन आर इजकल टू होता है पोलर मॉडुलस। तो पाई डी फोर अपॉन मान रख देंगे, पाई डी फोर अपॉन 32 अपॉन आर का वैल्यू डी बाई टू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे डेटा को, तो इसका मान निकलेगा पोलर मॉडुलस का पाई डी क्यू अपॉन 16। तो पोलर मॉडुलस को हम जेड पी से डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पोलर मॉडुलस को जेड पी से डिफाइन करते हैं, जो अभी हमने मान निकाला था पाई डी क्यू अपॉन 16, जेड पी इजकल टू जे अपन आर। तो याद रखना पोलर मॉडुलस होता है ये होता है मोमेंट, पोलर मॉडुलस क्या होता है, जे क्या होता है अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई रेडियस। ठीक है, ये होता है पोलर मॉडुलस। तो इसके बाद एक शब्द है उसके अंदर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, ई इंटू आई होता है, याद रखना ई होता है यंग मॉडुलस, इंटू आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद अदर वर्ड है टॉर्जनल रिजिडिटी। इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहले आपको टॉर्जनल इक्वेशन आनी चाहिए। ये होती है टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इजक्वल टू टाई अपॉन आर। तो यहाँ से हम इन दोनों का इक्वेशन से ले लेंगे टी अपॉन जे इजक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ देखिए टी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे टी एल अपॉन थीटा, यहाँ पे ले लेंगे इजकल टू जी जे। तो ये जी जे है वही है टॉर्जनल रिजिडिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जी होता है आपका, ये होता है देखिए जे होता है आपका क्या, जे हमने निकाला था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखना है टॉर्जनल रिजिडिटी होता है प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और प्रोडक्ट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट होता है जी इंटू जे, याद रखना टी एल अपॉन थीटा होता है। आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जी होता है टाउ अपॉन फाइव होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है जी। जी होता है क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नो कटिंग फ्लूइड इज नॉर्मली यूज वाइल मशीनिंग। निम्नलिखित में से किसके मशीनिंग करते समय सामान्यतः किसी किसी कर्ता तरल का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कोई भी मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी कटिंग फ्लूइड यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। ये यहाँ पे मशीनिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एक टूल है, प्रोडक्ट है कोई भी, उसमें मशीनिंग किया है, ये टूल है। ठीक है, ये टूल है अपना, तो इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में एक ये घूमेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हीट जनरेशन होगा, तो हीट जनरेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कुछ कटिंग फ्लूइड यूज के करे जाते हैं। तो याद रखना है आपको उसके लिए कि ये मतलब साथ साथ में ठंडा होता रहे। तो कास्ट आयरन जब यूज़ करेंगे, कास्ट आयरन पे जब मशीनिंग करेंगे तो ड्राई एयर यूज़ करेंगे, ब्रास के लिए भी ड्राई एयर और ब्रॉन्ज के लिए भी ड्राई एयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में आ जाएगा तो लगा देना। इसके बाद एल्यूमिनियम की अगर मशीनिंग करेंगे तो देखिए कैरोसिन ऑयल और इन वाटर, कैरोसिन मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की मशीनिंग में। उसके बाद कास्ट स्टील लेंगे, कार्बन स्टील लेंगे, उसमें करेंगे सॉल्युबल ऑयल। फैटी सॉल्युबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं कार्बन स्टील में। चलिए यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन द लुब्रिकेंट यूज्ड इन। ढलवा लोहे को भरमाने में इनमें से कौन से स्नेह का प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहे को जब ड्रिलिंग करते हैं उसके ऊपर तो कौन सा स्नेहक लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना है। आपको बोलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ड्राई एयर। ड्राई एयर का यूज़ किया जाता है। तो इसको डिफाइन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करिएगा इसको, और इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैकेनिकल गेज। इनमें से कौन सा एक मैकेनिकल गेज है, तो बताइए। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव।
डायफ्राम गेज भी होता है, डेड वेट प्रेशर गेज भी होता है और बॉर्डन ट्यूब, ये सब मैकेनिकल गेज ही हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ई फीलर गेज इज यूज टू चेक, फीलर गेज किसको चेक करता है? तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा थिकनेस ऑफ क्लियरेंस। चलिए इसको देख लेते हैं कि फिलर गेज होता क्या है। फिलर गेज देखिए, चित्र में देखिए, ये है फिलर गेज। ठीक है, इसको बियरिंग की क्लियरेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो पोर्ट होते हैं, जो वाल्व होते हैं इंजन के, वहाँ पर इसको मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा ये फिलर गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ बैटलशिप, मेटासेंट्रिक हाइट बैटलशिप के लिए कितनी ली जाती है? तो आपको बताना है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर टू 1.5 मीटर। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, कमर्शियल शिप के लिए 0.3 टू 1 मीटर लेते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। यहाँ पे बैटलशिप के लिए कितना हो गया? 1 मीटर टू 1.5, और कमर्शियल शिप के लिए 0.3 से लेके 1 मीटर। तो इसको समझ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है किस पर डिपेंड करती है, आप बताइए। वॉल्यूम, वेट, हेमाटोसेंट्रिक हाइट, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक हाइट। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट होता क्या है और मेटासेंट्रिक भी क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेटा सेंटर देखते हैं। मेटा सेंटर क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट अबाउट विच बॉडी इज ऑसिलेट और रोटेट। कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है, वहाँ पे बॉडी, कोई भी नाव है, जो कोई बॉडी है, वो ऑसिलेट करने लगती है, ऑसिलेट करती है, दोलन करती है इधर उधर, तो उसको हम मेटा सेंटर बोलेंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, कोई भी बॉडी है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, मेटा सेंटर है ये, उसके बाद ये सेंटर ऑफ बायोन्सी है। जब इसको टिल्ट करेंगे तो मेटा सेंट्रिक पॉइंट बनेगा यहाँ पे। वो क्या करेगा, कोई भी एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे बॉडी एक इधर उधर होगी, ठीक है, टिल्ट होगी इधर उधर। तो यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी कंडीशन मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी इस वीडियो में नहीं, स्पेशल वीडियो बना के। तो यहाँ पे एक मेटा सेंटर आपको समझ में आ गया होगा, कोई पॉइंट ऐसा जहाँ पे बॉडी ऑसिलेट करती है। तो मेटा सेंट्रिक हाइट देखेंगे तो मेटा सेंट्रिक हाइट होती है डिस्टेंस बिटवीन टू मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ देखिए, ये होती है मेटा सेंटर से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी होती है वो एच, वो होती है मेटा सेंट्रिक हाइट। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, जी एम बराबर, मतलब जी एम बराबर बी एम माइनस बी जी। तो बी एम माइनस बी जी लिख सकते हैं। तो कमर्शियल शिप के लिए जो मेटासेंट्रिक हाइट लेते हैं वो 0.3 टू 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और बैटल शिप के लिए लेते हैं 1 मीटर टू 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि देखो, कमर्शियल शिप के लिए कम है और बैटल शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है। तो जिस शिप की हाइट ज़्यादा होती है, मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होती है, वो शिप एक अच्छा चलता है, अच्छा ऑसिलेटिंग करता है, मतलब डूबने की संभावना कम होती है उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ें सब डिसाइड करी जाती हैं जब जहाज को बनाया जाता है, तभी उसको सेट कर दिया जाता है कि कितना मेटासेंट्रिक हाइट रखना है। तो चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हम लास्ट में एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखिए न्यूमेरिकल क्या है। वन रिवर्सेबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 1600 केल्विन एंड T2 केल्विन, एंड अनदर रिवर्सेबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन T2 केल्विन एंड 400 केल्विन। इफ बोथ इंजन हैव द सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, द टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू। तो आपको एक कंडीशन दी गई है, जो इंजन है वो सेम हीट इनपुट या एफिशिएंसी दोनों की इंजन की समान है, इक्वल है। तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर बताना है, तो इसको हम पेपर पे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए पेपर पे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखिए एक दो टेम्परेचर दे रखा है। T1 टेम्परेचर दे रखा है सोर्स का 1600 केल्विन, उसको T2 फाइंड करना है। एक अदर इंजन है, उसमें T2 केल्विन दे रखा है, और 400 केल्विन सिंक का टेम्परेचर दे रखा है। क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ देखिए
T2 आपको फाइंड करना है और एक कंडीशन दे रखा है कि सेम हीट इनपुट और आउटपुट, तो इसका मतलब होता है इफ़िशियंसी इज सेम। जब इफ़िशियंसी सेम होती है तो एक कंडीशन होती है टी, जब तीन टेम्परेचर दे रखे होते हैं किसी भी इंजन के, तो इफिशियंसी सेम होती है T2 इजकल टू अंडर रूट में T1 इंटू T3। तो यहाँ पे देखिए T1 का टेम्परेचर दे रखा है 1600 केल्विन और T2 का टेम्परेचर दे रखा है T2 तो दे ही रखा है, T2 फाइंड करना है, और T3 का टेम्परेचर है 400 केल्विन। तो यहाँ पे T2 इजकल टू 1600 अंडर रूट में इंटू 400, तो यहाँ पे हो जाएंगे 64,0000। तो यहाँ पे जब निकालेंगे इसको तो 800 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 8×8 = 64 होता है, 8 निकला है और 4 जीरो का 2 जीरो निकला है बाहर रूट से। तो यहीं पे देखिए, अगर यही कंडीशन, अगर वर्क डन सेम होता तो वर्क डन सेम होता तो वहाँ पे T2 इजकल टू T1 प्लस T3/2 होता, और इफिशियंसी सेम होगी तो यहाँ पे T2 इजकल टू T1 इंटू T3 होगा। ये याद रखना है ये। तो आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर 800 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रोज़ की तरह अपनी नॉलेज को बूस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं NPCIL को। तो NPCIL की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री है और एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, जो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी बिजली का उत्पादन करती है एक न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन से। और फाउंडेड हुआ था ये 1987 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके की पीपल हैं SK शर्मा CMD हैं, और शिखर पाल जो CS एंड GM है। इसके अलावा देखिए ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NPCIL एक पब्लिक अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है, और जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी, तो न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करता है ये। और इसके जो प्लांट हैं, इसके प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं, इसके प्लांट भी हम देख लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, ये NPCIL प्लांट इंडिया में कहाँ कहाँ स्थित है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए तारापुर है जो महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्लांट है। इसके बाद देखिए रावतभाटा जो राजस्थान में पड़ता है, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में पड़ता है, और काकारापार है जो गुजरात में है, और कैगा कर्नाटक में है, कुंडनकुलम जो तमिलनाडु में। इतने प्लांट हैं इंडिया में। तो इससे दोस्तों डिप्लोमा के लिए और बीटेक के लिए सबके लिए वैकेंसी निकलती हैं, तो आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से, और मेरे साथ बनिए रहेगा अच्छे से, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए जय हिंद।